फौजी मनमौजी में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। पार्ट 2 पेश कर रहा हूं इंडिया के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल सिंह की ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक गुफ्तगू के जो उन्होंने फेडरेशन ऑफ चेंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया फिक्की के फोरम के ऊपर 4 जुलाई 2025 को की। और इसमें मैंने आपके साथ वो पहली वीडियो बनाई कि जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जनरल साहब का ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते ही हलक खुश्क हो गया। तो कल किया था मैंने पार्ट 1, आज मैं कर रहा हूं पार्ट 2। तो जियो पॉलिटिक्स का जिक्र करने के बाद जनरल साहब आगे इसके ऊपर कि जी जो जंग है उसकी हैयत बदल रही है। उसमें उन्होंने कोई ज्यादा लंबी बातचीत नहीं की। एक तो उन्होंने कहा कि जी वॉर की जो नेचर है वो सेम है कि उसमें अपनी पॉलिटिकल विल आप किसी पे इम्पोज करना चाहते हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि इसके तरीके डिफरेंट हो गए। वहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें थी। पहले ये कि जी काइनेटिक लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट। काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि पहले फौजों में कांटेक्ट होता था, सिपाही एक दूसरे के सामने आते थे, टैंक एक दूसरे से टकराते थे, आर्टिलरी के गोले बरसते थे, वटेवर वटेवर। लेकिन नॉन कांटेक्ट अब ये हो गया है कि एक तो उसकी मिसाल ये है कि मिसाइल, कि आप जो है इधर से मिसाइल लॉन्च करते हैं, वो उधर से मिसाइल लॉन्च करते हैं, लेकिन फौजें आपस में एक दूसरे के सामने नहीं आती, तो कांटेक्ट नहीं बनता लेकिन हरकत जरूर होती है, तो काइनेटिक उसको कहते हैं। और उसकी एक मिसाल ये भी है कि एयरफोर्स इधर अपनी उन्होंने एक दूसरे की फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी नहीं की, लेकिन मैंने इधर से मिसाइल मार दिया, उन्होंने उधर से मिसाइल मार दिया, तो कांटेक्ट नहीं है लेकिन काइनेटिक जरूर है। और साथ दूसरा उन्होंने कहा कि जी नॉन काइनेटिक और नॉन कांटेक्ट, तो वो उससे मिसाल ये थी कि ये जो वर्चुअल दुनिया है, कि जो कंप्यूटर की दुनिया है, कि उसके अंदर जो है ना कोई साइबर अटैक कर दिया, कोई डैम खोल दिए, कोई जो है ना मतलब आपकी मीटिंग हैक कर ली। अब जिस तरह पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया की ऑपरेशनल मीटिंग हैक कर ली थी, कि जिसमें सारे जर्नैल बैठे हुए एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या करना है। और पाकिस्तान ने वो मतलब लाइव वो लाइव पाकिस्तान खामोशी से बैठा हुआ अटेंड कर रहा था, नोट्स बना रहा था कि ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने बात की थी चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, और उसके बाद वो आए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जहां पे उनका गला खुश्क हुआ। और मुझे वो बड़ा पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं है लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब किसी जर्नैल का गला खुश्क हो या हलक सूखे हिंदी में जिस तरह कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एडिटर एक दफा फिर वो लगा ऑपरेशन सिंदूर द तो बहरहाल एक थूक निकलने के बाद फिर जनरल साहब रवाना हुए। तो उन्होंने बताया कि जी ऑपरेशन सिंदूर में दो तीन बातें बड़ी हैरान कर देने वाली थी। पहली बात जो हैरान कर देने वाली थी वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से जब बात हुई, तो उन जनरल साहब से बात होते ही हमें पता चला कि पाकिस्तान को सब पता है। सब पता है से मुराद ये है कि पाकिस्तान के जनरल साहब ने कहा कि जनाब जनरल साहब, हमें आपके तमाम वेक्टर्स मालूम हैं, कौन से कहां खड़े हैं, किस टाइम पे आपने लॉन्च करने हैं। और उन्होंने कुछ इशारे दिए कि जिससे इंडियन जनरल साहब जो डीजीएमओ साहब हैं, उनके तो तोते ही उड़ गए कि भाई पाकिस्तान कैसे हमें इस तरीके से देख रहा है। वेक्टर से मुराद था कि कोई मिसाइल, कोई आर्टिलरी के लॉन्चर्स, कोई ऐसी ड्रोन्स, कोई ऐसे एयरक्राफ्ट के जो मतलब तैयारी हालत के अंदर हो कि वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। तो इंडिया इसके ऊपर चौंक के रह गया कि पाकिस्तान के पास ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे है। और इसकी एक और मिसाल ये है कि 2019 में जब पुलवामा का ऑपरेशन हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने यह किया था कि जो उनकी बेस की और पायलट की अभिनंदन साहब की गुफ्तगू हो रही थी बाकी पायलट्स के साथ, उसके बीच में पाकिस्तान ने तय किया हुआ था, पहले से ये प्लानिंग थी सारी कि कहां पे एक ऐसी बात करनी है कि पायलट ये समझे कि ऑर्डर मिल गए हैं और उसके बाद सीधा पायलट हमारी झोली में आके गिर जाए। तो इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। तो पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट करके ऐसे बात की कि उसको लगा कि मुझे पीछे से ऑर्डर मिले हैं, और वो जनाब पीछे झूलता बना हुआ चिड़िया की तरह वो सीधा आके हमारी झोली में गिरा। फिर हमने उसको चाय पिलाई और वापस भिजवाया। तो इंडियंस को समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। फिर वो उस हड़बोम के अंदर उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर गिरा दिए और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस दफा पाकिस्तान ने जो किया वो ये किया कि ना सिर्फ ये इंटरसेप्ट किया, बल्कि उनकी सारी ट्रांसमिशन को डिक्रिप्ट भी कर लिया। और एयर मार्शल औरंगजेब ने जो अपनी इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी थी आईएसपीआर के साथ, एक तो वो बड़ा जबरदस्त था। तो उसमें उन्होंने वो डिक्रिप्टेड इंडिया की ट्रांसमिशन सुनाई।
तो आप देखें आजकल इंक्रिप्शन इतनी आम हो गई है, पहले ये सिर्फ फौज के पास या मतलब जो खुफिया इदारे थे उनके पास होती थी। अभी ये इंक्रिप्शन इतनी आम हो गई है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप मैं जो गुफ्तगू करते हैं तो व्हाट्सएप कहता है कि जनाब एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तानियों का कमाल कि उनकी सिक्योर मतलब ये मिलिट्री ग्रेड सिक्योर कम्युनिकेशन को भी पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये इंटरसेप्ट किया बल्कि डिसाइफर करके लाइव सुना दी एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग के अंदर। तो लोग हैरान थे। तो राफेल गिराना अपनी जगह पे, मिसाइल लगाना अपनी जगह पे, लेकिन ये जो साइबर अटैक्स थे, ये जो इंटरसेप्शन थी, ये जो डिसाइफरिंग थी और ये जो पाकिस्तान की एक एक एसेट के ऊपर नजर थी, तो आपको पता हो कि दुश्मन इधर से मुक्का करने लगा है तो आप जाहिर है उसके पांव में कुछ फेंक देंगे ताकि मुक्का इधर चला जाए। तो इसी तरीके से अगर वो इधर से मारने लगा है तो आप फिर उसकी कमर के पीछे कुछ कर देंगे ताकि वो पीछे देखे। तो ये पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर और बुनियाद महसूस में कमाल था। और इसी वजह से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगरचे बड़ी तैयारी करके आए होंगे, बड़ी रिहर्सल, बड़े सारा कुछ नोट शोट टाइप करके, और ये तो 6-7 मई को सब कुछ हुआ था, अब तो वो जुलाई में बात कर रहे थे, 4 जुलाई 2025 को। लेकिन वो पूरी फिल्म जनरल साहब की आंखों के सामने से गुजरी और इसीलिए जिस तरह मुझे छींक आई है, इसीलिए इसी तरह जनरल साहब का जो हलक है वो सूख गया। तो ये है कमाल मेरे दोस्तों आपकी अफवाज का कि वो सब कुछ देख रहे थे। तो दूसरा जनरल साहब ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो ये बताया कि जी हमारा एक के साथ नहीं था मुकाबला, हमारा उन्होंने पहले कहा 4, बाद में पता नहीं क्या ख्याल आया तो उन्होंने कहा 3 के साथ मुकाबला था। और 3 में उन्होंने कहा पाकिस्तान, चाइना और तुर्की। और तुर्की पे उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ना सिर्फ ये कि तुर्की ने वो बैरक्टर ड्रोन्स हैं जो बड़े मशहूर हैं, पाकिस्तान ने पहले से एक्वायर किए हुए हैं। तुर्की ने बड़े कामयाब वो ड्रोन्स बनाए और उन्होंने आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में भी आर्मीनिया के परखच्चे उड़ा दिए। उसमें कमाल ये है नई टेक्नोलॉजी का कि आप एक छोटा सा तैयारा ड्रोन हवा में उड़ाते हैं, वो ऊपर जाके 4-5 हज़ार मीटर की बुलंदी पे या 2 हज़ार या जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके मुताबिक वो जाके खड़ा हो जाता है और वो आपको पूरा दिखाता है कि ये टैंक खड़ा है, ये तो खाने का वो आर्टिलरी की बैटरी खड़ी है, ये सामने जो है बाकी एसेट्स खड़े हैं, फॉर एग्जांपल इन्फेंट्री या बाकी ये एयर डिफेंस की बैटरियां लगी हैं। तो आप देखिए कि जी आप आसमान पे एक परिंदे की तरह सब कुछ देख रहे हैं। और देखने के बाद उससे बड़ा कमाल ये है कि वो ड्रोन जब कोई गोला फायर करता है या मिसाइल फायर करता है तो उन मिसाइलों में भी कैमरे लगे हुए हैं और वो सारी लाइव ट्रांसमिशन कमांडर्स सीट पे जिस तरह आप और मैं बैठे हुए हैं इसी तरह बैठे हुए देख रहे हैं। और वो गोला जाता है और वो जाके टैंक का क्या बुरा हाल करता है या आर्टिलरी की बैटरी का क्या बुरा हाल करता है या एयर डिफेंस की पोजीशंस को कैसे उड़ाता है, वो सारा वो जनरल साहब रियल टाइम में देखे। इवन जो फौजी भाग रहे होते हैं उनको भी वो देख रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि जंगी डिसीजन मेकिंग किस लेवल पे पहुंच गई है कि कमांडर्स ना सिर्फ ये कि नुकसान अपने सामने देखते हैं, टारगेट अपने सामने देखते हैं, उसके बाद टारगेट के ऊपर क्या गिराना है उसका फैसला करते हैं, फिर उसके बाद टारगेट के ऊपर क्या नुकसान होता है उसको देखते हैं और उसके बाद उसका क्या नतीजा निकलता है उसको भी देखते हैं। तो इन ड्रोन्स ने मतलब जंग की हैयत ही तब्दील कर दी और इस तरह आर्मीनिया का नुकसान तो यही हाल इधर था। तो वो बैरक्तार ड्रोन्स हैं कि जो तुर्की के बड़े मशहूर हुए क्योंकि उन्होंने आजरबाईजान आर्मीनिया की जंग में बड़ा कमाल किया। और ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पोजीशन है आजरबाईजान के साथ। और पाकिस्तान आजरबाईजान आप जाएं, बाकू एक तो अच्छा खूबसूरत शहर है, आजरबाईजान खुद बड़ा खूबसूरत मुल्क है, उसको आग का मुल्क कहते हैं। और साथ ही है कि वहां पे वो कहते हैं कि तेल का पहला कुआं अजरबैजान में मिला था और आखिरी भी इधर ही मिलेगा। तो मैं गया हूं अजरबैजान, तो आप जाएं तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, बड़ा कल्चर देखने को उनकी रशिया और मतलब पर्शिया और इसके बीच में ये सारा कुछ। तो एक मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि फारसी सीखनी थी, टर्किश सीखनी थी, कहाँ हम इंग्लिश के चक्रों में पड़ गए। एनीवेज, तो जनरल साहब ने कहा कि जी तुर्की था, चाइना था और उसके बीच में चौथा नाम पे मैं सोच में पड़ गया कि चौथा कौन था। पहले मुझे ख्याल आया कि मे बी जो जनरल साहब हैं वो चौथे नाम के तौर के ऊपर ले रहे हो कि अमेरिका का कहना चाह रहे हो। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार इस वजह से रुक गए होंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि मे बी आजरबाईजान का नाम लेना चाह रहे हो। लेकिन फिर मुझे लगा कि आजरबाईजान का नहीं हो सकता, फिर मुझे लगा ईरान का, लेकिन ईरान तो अपने मसले में फंसा हुआ था। तो फिर मे बी वो बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं।
कि बांग्लादेश से सपोर्ट थी या वटेवर। तो अब ये देखिए कि ये जो नई जियो पॉलिटिक्स बनी है, इसमें चाइना इज द न्यू किंग। और आप ये देखें कि इंडिया पहले चाइना को चैलेंज करने की कोशिश करता था और मगरब को ये बताता था कि जी चाइना को हम जो है वो टैकल कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अभी इंडिया मशरक मगरब पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में है, चाइना ऊपर है। और कश्मीर वाले मसले में भी चाइना भी हिस्सेदार है। वो इसलिए कि चाइना बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों। तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। तो बहरहाल जनरल साहब ने चौथा नाम नहीं लिया। मेरे जहन में फिर भी यह सवाल है कि वो चौथा नाम कौन सा था। अगली बात उन्होंने ये की कि जी चाइना से सारे पाकिस्तान ने हथियार लिए हुए हैं। अगली बात उन्होंने ये की कि जी मेरा ख्याल में चाइना सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहा है, जबकि पाकिस्तान ने यह कहा है कि जी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अपने जराये से थी और हमने ये सलाहियत काफी पहले से हासिल कर ली। तो लास्ट ये है कि जनरल साहब का ये कहना था कि जनाब ये है कि जी जो ईडब्ल्यू और एयर डिफेंस का सिस्टम है उसमें बड़े गलतियां भी हुई, सब कुछ हुई, हमारे राफेल भी गिरे, अभी सब कुछ मान गए। पहले कुछ भी नहीं मान रहे थे, अभी सब कुछ मान गए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जी हमें अपनी फौज को, अपने दिफा को बड़े मजबूत करने की और एक शार्प हार्ड मिलिट्री की जरूरत है। आखिर में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी जो उनसे रिलेट करती हैं, लेकिन जिसमें R&D शामिल है कि क्वालिटी की चीजें बनाएं, ये वो जो भी है वो टिपिकल था। लेकिन मुझे जो उनकी सारी बातचीत में समझ आई वो ये समझ आई कि इंडिया ऐसे लग रहा है कि जैसे फंसा हुआ है और इंडिया जो है वो अपना रुख तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो हकीकत में इंडिया जो है मोहल्ले से निकल के अब अमेरिका की और मगरब की दोस्तियां करना चाहता है, लेकिन उन दोस्तियों के अंदर वो फंस इसलिए गया है कि अमेरिका ट्रांजैक्शनल हो गया है। यूरोप जो है वो अपनी जान बचाने के चक्कर में है क्योंकि रूस के मुकाबले में यूरोपियंस बिल्कुल बुरी तरह हार गए और अब यूरोपियंस कह रहे हैं कि जी हम 5% दिफा पे खर्च करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि अमेरिका भी पीछे हट गया। तो हकीकत यह है कि इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो किधर जाए। अमेरिका के पास जाए तो अमेरिका ट्रांजैक्शनल हो गया है, यूरोप के पास जाए तो यूरोप खुद अपनी जान बचाने के चक्करों में है क्योंकि रूस से वो बुरी तरह हार गए। और इसके अलावा यहां पे पाकिस्तान से फिर कैसे बात करे, चाइना से कैसे बात करे और कहां अपनी जगह बनाए। तो कभी क्वाड में घुसते हैं, कभी यूरोप में घुसते हैं, कभी अमेरिका में। तो मेरा ख्याल में कि इसी वजह से ये हर तरफ से फिर इनको ये जो पहलगाम के बाद पाकिस्तान की मजम्मत कराना चाहते थे तो SCO में भी वो हुए और फिर ईरान के साथ इन्होंने जो किया तो उसकी वजह से इंडिया की जो पॉलिसी है उसके ऊपर इंडिया के अंदर बड़ी तकलीफ। तो एनीवेज प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे एक हरफी जो समझ आई है वो ये आई है कि इंडिया ये जो शार्प हार्ड मिलिट्री कह रहा है, इंडिया ये जो दिफा के ऊपर अपने हजारों करोड़ के खर्चे कर रहा है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हालात, और स्पेशली ये जो सिंध तास माहिदा है कि जिसके ऊपर पानी का इशू है, और प्लस एक और फैक्टर जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों और बांग्लादेश भी ये जो माहौलियाती तब्दीली है इससे मुतासिर मुल्कों की फहरिस्त के अंदर बहुत बड़े हैं। और ये भी कहते हैं कि इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि यहाँ पे रहना मुहाल होगा। तो इसके, और इंडिया में ज्यादा ये मसला होगा, तो इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव वाली कैफियत है वो उसका बहुत ज्यादा इम्कान है आने वाले दिनों के अंदर। तो एनीवेज ये थी सारी सूरत हाल। मैंने इसके ऊपर एक मिजाइया वो उनका किया कि उनका हालत खुश्क हुआ, लेकिन आप खुद जाके वो वीडियो देख लीजिए। जनरल साहब ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरीके से उन्होंने उन्होंने एक घूंट भरा है, तो वो उससे पता चलता है कि उनको काफी बेहतर होता है। एनीवेज अपना ख्याल रखिएगा। ये था फौजी मनमौजी। मैं तो अमन की दुआएं करता हूं और सबको कहता हूं कि वो अमन की तरफ बढ़े। तो अपना ख्याल रखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।